नमस्कार दोस्तों, आपका बैंकिंग गाइड चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी। बहुत लेटेस्ट टॉपिक है। कल ही आपने देखा होगा कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में कहा कि बहुत जल्दी जो है आरबीआई डिजिटल करेंसी के साथ आ रही है। सो देखते हैं क्या है और क्या इसके डिटेल्स है, किस तरह के उसमें आएगा। दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं आपको कि मैंने एक और वीडियो इससे पहले क्रिप्टो करेंसी पे बनाया था, अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो करेंसी। तो कई लोग जो है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में कंफ्यूज होते हैं। तो आज वो सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। सो लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज व्हाट इज द न्यूज़: डिजिटल रुपी टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई बजट 2022। एंड नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द शेप, कैसा होगा। सो पहले क्या है सीबीडीसी? हमने लिखा है। सीबीडीसी का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो देश के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक है। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि करेंसी क्या है। करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ मनी दैट इज इशूड एक्सक्लूसिवली बाय सोवरिन। सोवरिन मतलब गवर्नमेंट। अभी आइदर गवर्नमेंट इशू करेगी और अ सेंट्रल बैंक एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव। और जो सेंट्रल बैंक है, जो रिजर्व बैंक है, वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में करेंसी को इशू करती है। तो ये क्या होता है, जो करेंसी इशू होता है वो क्या होता है, इट इज लायबिलिटी। अब जब बैलेंस शीट आप देखेंगे सेंट्रल बैंक का, तो उसके लायबिलिटी के रूप में ये दिखेगा। तो सेंट्रल बैंक की ये लायबिलिटी होती है जो करेंसी इशू करता है सेंट्रल बैंक, और एसेट ऑफ द होल्डिंग पब्लिक। और जो पब्लिक जो करेंसी होल्ड कर रही है, पब्लिक के लिए वो एसेट है। करेंसी इज अ फिएट। फिएट मतलब एक तरह से सोवरिन ऑर्डर, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का, जो इसीलिए इसको लीगल टेंडर माना गया है। तो करेंसी एक लीगल टेंडर तब हो जाता है जब वो गवर्नमेंट का उस पर मुहर लग जाता है। सो करेंसी इज यूजुअली इशूड इन पेपर और पॉलीमर फॉर्म, बट द फॉर्म ऑफ करेंसी इज नॉट इट्स डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो अब यहाँ से जो है, अब एक तरीके से करेंसी तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं जो रुपया हमारे देश में चलता है, लेकिन उसका स्वरूप बदलने की बात हो रही है। अब सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? तो इट इज अ लीगल टेंडर इशूड बाय सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म। तो जो आप पेपर फॉर्म देख रहे थे, अब वो डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा। सो इट इज ऑल्सो फिएट करेंसी एंड इज एक्सचेंजेबल 1 to 1 विथ फिएट करेंसी। तो जो 1 to 1 आपका जो पेपर फॉर्म में रुपया, उसके साथ इसको 1 to 1 एक्सचेंज किया जा सकता है। खाली इसका फॉर्म बदल गया है, नाउ इट इज डिजिटल। ठीक है। इट इज सोवरिन करेंसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जो गवर्नमेंट की जो करेंसी है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। और ये सेम जैसे कि बाकी आपका पेपर करेंसी जो है लायबिलिटी के रूप में रहता है, वैसे ही ये भी इट वुड अपीयर एज लायबिलिटी ऑन सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट। तो रिजर्व बैंक के बैलेंस शीट पे लायबिलिटी के रूप में दिखेगा। अभी क्या इसमें नहीं है? तो जो हम वर्चुअल करेंसी की बात करते हैं, जो हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, तमाम क्रिप्टो करेंसी, आपको क्रिप्टो करेंसी के डिटेल्स के लिए एक वीडियो अलग से मैंने बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। बट इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू द प्राइवेट वर्चुअल करेंसी। ये बिल्कुल अलग है। अब वर्चुअल करेंसी जो क्रिप्टो करेंसीज है, वो क्या है कि दे आर नॉट कमोडिटीज और क्लेम्स ऑन कमोडिटीज एज दे हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी क्या होता है कि हिस्टोरिकली करेंसी किसको माना जाता है कि जिसका कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू हो। वो विदाउट बैकिंग कोई करेंसी इशू नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या जो सेंट्रल बैंक जब करेंसी इशू करती है तो उसके पीछे कोई बैकिंग होता है, किसी आधार पर करेंसी इशू किया जाता है। ऐसे हवा में करेंसी नहीं इशू। और अगर हवा में करेंसी मतलब विदाउट एनी बैकिंग अगर करेंसी इशू किया जाता है तो करेंसी इज डी वैल्यूड, करेंसी का वैल्यू गिर जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी हम देख रहे हैं वहाँ पे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। पहला अंतर डिजिटल करेंसी जो रिजर्व बैंक लाने वाली है और क्रिप्टो करेंसी में पहला अंतर यह है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, वहीं डिजिटल करेंसी जो है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। दे डि नॉट रिप्रेजेंट एनी पर्सनस डेट और लायबिलिटीज, जो कि आपने यहाँ देखा कि ये सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी है डिजिटल करेंसी, जो कि
क्रिप्टो करेंसी नहीं है। देयर इज नो इशूअर, क्रिप्टो करेंसी में कोई इशूअर नहीं है। वहाँ अगर आप क्रिप्टो करेंसी का वीडियो देखेंगे तो माइनिंग के जरिए उसका एक प्रोसेस है, उसको इशू किया जाता है और उसका कोई इशूअर, कोई ऐसा डेफिनेट इशूअर नहीं। जबकि आप देखेंगे डिजिटल करेंसी जो रिजर्व बैंक इशू करेगी, रिजर्व बैंक इज द इशूअर एंड दे आर नॉट कन्वर्टिबल 1-to-1 इंटू सोवरिन करेंसी। तो वो सोवरिन करेंसी के साथ कन्वर्टिबल भी नहीं है। वो अलग बात है कि उसकी कोई कीमत है, उसका कोई वैल्यू है, उसके आधार पर उसकी खरीद बेच या उसकी ट्रेडिंग अभी चल रही है। तो वर्चुअली अगर माने तो क्रिप्टो करेंसी इज नॉट मनी एंड सर्टेनली नॉट करेंसी, जो कि CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इज नाइदर मनी नॉर करेंसी। तो ये अंतर हमको समझ जाना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि जो 30% टैक्स लगाया गया है क्रिप्टो करेंसी पे, तो वो किसको माना जाएगा कि वो डिजिटल जो एसेट की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो एसेट की, तो उन्होंने यही कहा क्योंकि वो मनी नहीं है, वो एसेट है और उसकी खरीद बेच जब होगी उसमें जो नफा नुकसान होगा उसके अनुसार उस पर 30% टैक्स है। अब देखते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, सेंट्रल बैंक क्यों डिजिटल करेंसी ले आना चाहती है। तो सबसे पहले तो देखा कि पब्लिक को डिजिटल करेंसी की जरूरत महसूस हो रही है और इसकी वजह से प्राइवेट वर्चुअल करेंसी जो बढ़ते जा रहे हैं तो उनका डैमेजिंग कंसिक्वेंसेस हो सकता है पब्लिक पे। उसको देखते हुए प्राइवेट करेंसी को कम करने के लिए ये गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी लेके आना चाहती है, ठीक है। और CBDC से जो पेमेंट होगा वो फाइनल होगा, इससे सेटलमेंट रिस्क कम होगा। मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे नॉर्मली कोई भी जो पेमेंट होता है, जैसे हम UPI से पेमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे खाते में पैसा होता है, वहाँ से पैसा डेबिट होता है तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होता है, फिर सामने वाले के बैंक अकाउंट में तो कहीं सेटलमेंट होता है, वो सेटलमेंट रिस्क हमेशा उसमें रहता है, UPI ट्रांजेक्शन वगैरह जो पेमेंट होता है। लेकिन यहाँ जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से करेंगे आप, तो जिसको दिया वो फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा इट इज मोर रियल टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव ग्लोबलाइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम। तो ग्लोबल लेवल पे भी अगर दोनों देश में डिजिटल करेंसी है तो ग्लोबल लेवल पे भी रियल टाइम बेसिस पे करेंसी पेमेंट हो सकेंगे एंड देयर विल बी नो टाइम जोन डिफरेंस वुड नो लॉन्गर मैटर इन करेंसी सेटलमेंट्स एंड देयर विल बी नो हर्स्टैट रिस्क। तो हर्स्टैट रिस्क क्या है कि जो एक्सचेंज सेटलमेंट जो होता है उसका जो रिस्क होता है वो इसमें होगा ही नहीं अगर डायरेक्ट रियल टाइम में सेटलमेंट्स हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। लेकिन उसके लिए शर्त यही होगा कि दोनों देश के पास डिजिटल करेंसी होना चाहिए। ऐसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी देश, पूरी दुनिया में कोई भी देश डिजिटल करेंसी लेके नहीं आई है। जो आप क्रिप्टो करेंसी देखते हैं वो किसी देश का इशू किया हुआ नहीं, वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है और उसी को कम करने के लिए ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट ने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया कि छोटे जो पेमेंट्स है उसमें अभी भी प्रेफरेंस फॉर कैश है। और उसको कैश प्रीफर क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें एनोनिमिटी रहती है, क्योंकि देने वाला और लेने वाला दोनों का कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं बनता है कैश पेमेंट्स में। तो उसको देखते हुए ये कोशिश किया जा रहा है कि CBDC भी जब जारी किया जाएगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ एनोनिमिटी फैक्टर रखा जाएगा ताकि लोग पेपर करेंसी की बजाय डिजिटल करेंसी को लेन देन में, छोटे लेन देन के लिए भी इस्तेमाल कर सके। तो ये भी एक इसका कारण है इसको लाने का। इसके अलावा लार्ज कैश यूसेज जो है वो बिल्कुल ही CBDC से रिप्लेस हो सकता है और इससे क्या होगा कि देश का जो है कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी, जो पेपर करेंसी में जो ये सब खर्चे हैं इसको बचाया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, ठीक है। CBDC could provide the public with uses that any private VC virtual currency can provide। तो जो वर्चुअल प्राइवेट करेंसीज है उसके बराबर का सारा इसमें यूज होगा एंड इससे क्या होगा कि पब्लिक का जो रुपये के लिए प्रेफरेंस है वो बना रहेगा एंड इट कुड प्रोटेक्ट द पब्लिक। सबसे बड़ी बात यह है abnormal level of volatility some of these VCs experience। तो जो वर्चुअल करेंसीज, जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें अगर आप देखते होंगे
तो ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी रहती है, कभी एकदम से कीमत बढ़ जाता है, एकदम से गिरता, मतलब हेवी वॉलेटिलिटी होती है। तो ये बहुत बड़ा जो है गवर्नमेंट के लिए और उसके लिए रिजर्व बैंक के लिए चिंता का विषय है। तो उससे भी पब्लिक को बचाया जा सकेगा, हेवी वॉलेटिलिटी से। इसके अलावा अब देखते हैं कि जो वर्चुअल करेंसी आएगा, जो डिजिटल करेंसी आएगा रादर रिजर्व बैंक का, और बैंकिंग पे क्या असर पड़ेगा इसका। तो इससे क्या होगा कि रिस्क फ्री अल्टरनेटिव टू बैंक डिपॉजिट खड़ा हो जाएगा अगर सीबीडीसी आएगा, और इससे क्या होगा कि बैंक डिपॉजिट कम हो सकते हैं। ये एक ऐसा सोचा जा रहा है, अभी आगे जब आएगा तो क्या होगा वो तो आगे की बात है, लेकिन ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि जब हमारे पास ऑलरेडी, मेरे पास वॉलेट होगा, मेरे पास डिजिटल करेंसी पड़ा होगा डिजिटल वॉलेट में, तो मैं बैंक में डिपॉजिट क्यों रखने जाऊंगा, मेरा सीधा मैं उसी वॉलेट से सीधा पेमेंट कर दूंगा, मेरे पास डिजिटल करेंसी होगा। तो बैंक डिपॉजिट्स पे असर पड़ सकता है, खासकर वो बैंक डिपॉजिट्स जो ट्रांजैक्शन पर्पस से रखे जाते हैं। जैसे मैं अपने सेविंग खाता में पैसा क्यों रखता हूँ कि मुझे कहीं कोई पेमेंट करना है तो उसके लिए उससे डेबिट करके यूपीआई पेमेंट करूँगा, लेकिन जब मेरे पास वॉलेट में डिजिटल करेंसी होगा तो मैं हो सकता है सेविंग खाता में पैसा ना रखूँ। तो इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि एक तो इससे बैंक डिपॉजिट कम हो सकता है, खासकर जो जिसको लो कॉस्ट डिपॉजिट करते हैं उस पर असर पड़ सकता है, जो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए पब्लिक रखती है। सो अगर लॉन्ग टर्म में अगर बैंक्स का डिपॉजिट कम होता है तो बैंक्स का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है क्रेडिट क्रिएशन, उस पर असर पड़ सकता है। तो दूसरा असर ये है। तीसरा कि लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स जब सिग्निफिकेंट वॉल्यूम बैंक लूज करेंगे तो उनका इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ जाएगा बैंकों का, और इससे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी बढ़ेगा। तो ये एक तीसरा असर है। और इसमें एक और बात है कि अगर कहीं कोई बैंक का कोई रिस्क दिखता है पब्लिक को कि ये बैंक बंद हो सकती है, ऐसा कुछ, तो नॉर्मली पेपर करेंसी में क्या होता है कि एटीएम के सामने लाइन लगाते हैं, डिपॉजिट निकालने के लिए जाते हैं, तो उसमें समय लगता है। लेकिन यहाँ जब डिजिटल करेंसी होगा तो फ्लाइट ऑफ डिपॉजिट कैन बी मच फास्टर कंपेयर टू कैश विड्रॉल। लेकिन इससे एक और इसका अंदर फायदा भी हो सकता है कि आसानी से हम पैसा निकाल सकते हैं। ये अगर आश्वासन है पब्लिक के पास तो हो सकता है कि पैनिक रन हो ही ना, क्योंकि लोग बोलेंगे यार चिंता मत करो यार, जब चाहेंगे पैसा खींच लेंगे, तो हमको कोई टेंशन नहीं है। तो ये दोनों ही संभावनाएं हैं। तो ये सारी संभावनाएं हैं जो बैंकिंग पे आ सकती हैं। इसके अलावा जब बैंकों के पास ये रिस्क होगा कि कभी भी पब्लिक पैसा खींच सकती है और कम हो सकता है, तो उसके चलते बैंक क्या करेंगे, लार्ज लेवल ऑफ लिक्विडिटी रखेंगे, जिसकी वजह से बैंकों का रिटर्न पे असर पड़ेगा। क्योंकि लिक्विडिटी रखने का मतलब है कि इतना पैसा आपका इन्वेस्ट नहीं होगा बैंक का, तो बैंक का रिटर्न्स कम हो जाएंगे। फिर सीबीडीसी आर करेंसी एंड देयरफॉर डू नॉट पे इंटरेस्ट। तो क्या होगा कि एक मतलब ये जो पहले स्लाइड, इसके पहले वाले स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे थे कि डिपॉजिट चला जाएगा, तो इसका काउंटर ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। करेंसी अगर लोग वॉलेट में रखेंगे और डिजिटल करेंसी तो उसमें तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, लेकिन अगर वही डिपॉजिट रहेगा, पैसा सेविंग खाता में भी है, तो कुछ तो मिलेगा, उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब वो देखने वाली बात होगी कि किसका लॉजिक सही होता है। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि चूंकि इसमें डायरेक्ट करेंसी रखेंगे अगर वॉलेट में तो कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो लोग इससे अच्छा डिपॉजिट खाते बैंक डिपॉजिट में रखना पसंद करेंगे। तो इसका ज़्यादा असर बैंकिंग पे नहीं होगा, ऐसा भी एक लॉजिक दिया जा रहा है। इसके अलावा depositors that require CBDCs for transactional purposes are likely to sweep day-end balances to interest earned in deposit accounts। तो यही इसी के आगे का लॉजिक है कि इसीलिए जो डिपॉजिटर्स ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए डिजिटल करेंसी रखेंगे भी, वो शाम होते होते क्या करेंगे कि डिपॉजिट अकाउंट में पैसा रख देंगे ताकि उनको इंटरेस्ट मिल सके। तो ये एक मतलब दोनों पक्ष यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या असर होगा, तो अगर बहुत ज़्यादा डिजिटल करेंसी का डिमांड आता है और बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही इशू होगा, तो लाइकली दैट मोर लिक्विडिटी मे नीड टू बी इंजेक्टेड टू ऑफसेट करेंसी लीकेज फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम।
क्योंकि करेंसी लीकेज की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो क्या है कि बैंकिंग सिस्टम से जब बैंक चाहेगा तब जाता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि डिजिटल फॉर्म में रहेगा तो कभी भी फ्लाइट ऑफ करेंसी बैंकिंग सिस्टम से हो सकता है। फिर एक्सट्रीमली लो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट इन मेनी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैज़ कंस्ट्रेंड देयर एबिलिटी टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स एज नेगेटिव इंटरेस्ट आर नॉट इफेक्टिव। तो ये भी एक तो यहाँ पे जो इस तरह की कंट्री है कि जहाँ इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट जो है बहुत लो है और जहाँ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की बात आ रही है, तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन ऑफ नेगेटिव पॉलिसी रेट्स टू बूस्ट डिमांड वुड बी मोर इफेक्टिव इफ करेंसी इटसेल्फ कैन कैरी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। लेकिन ये भी कंट्रोवर्शियल मामला है, क्योंकि इसमें भी कहा जा रहा है कि जो करेंसी अगर इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव या नेगेटिव अगर करता है तो दैट नो लॉन्गर रिमेन्स अ करेंसी। तो ये अभी कंट्रोवर्शियल है। अब देखते हैं कि देखिए यहाँ दिया है ना कि एन इंस्ट्रूमेंट दैट पेज इंटरेस्ट इज स्ट्रिक्टली नॉट अ करेंसी। अब चलते हैं कि टेक्नोलॉजी रिस्क। तो सीबीडीसी जो डिजिटल करेंसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसमें भी वही रिस्क होगा जो आपको नॉर्मल यूपीआई पेमेंट्स वगैरह के रिस्क है। साइबर अटैक यहाँ भी हो सकता है। जो करंट पेमेंट सिस्टम्स के जो रिस्क हैं वो इसमें भी रहेंगे। और जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी रेट कम है, मतलब लोगों को जानकारी कम है, तो वहाँ डिजिटल पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स भी सीबीडीसी में भी हो सकते हैं। इसके अलावा सीबीडीसी का अगर इकोनॉमी में एब्जॉर्प्शन होना है तो इसके लिए टेक्नोलॉजी की बहुत हेवी प्रिपेयर्डनेस चाहिए। अच्छा खासा इंटरनेट का नेटवर्क होना चाहिए, उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें आगे चल के आएंगी। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ की लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है, वहाँ द रीच ऑफ सीबीडीसीज एंड ऐड टू एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज इन टर्म। तो कुछ जगहों पर तो डिजिटल करेंसी बहुत तेज़ी से पहुंच जाएगा बड़े शहरों में, लेकिन गांव में नहीं पहुंच जाएगा। तो ये एक इनइक्वालिटी इससे भी आ सकती है। ये भी एक टेक्नोलॉजी की वजह से समस्या है, क्योंकि दिस इज टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट इनिशिएटिव। अब आरबीआई का क्या अप्रोच है? तो सबसे पहली बात कि आया कहाँ से? तो सबसे पहले हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी नवंबर 2017 में कंस्टिट्यूट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, कि लीगल फ्रेमवर्क रेगुलेशन ऑफ वर्चुअल क्रिप्टो करेंसीज के लिए। तो वो जो मिनिस्ट्रियल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, उन्होंने कहा इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीडीसी एज ए डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट मनी इन इंडिया। तो उनका रिकमेंडेशन था उस कमेटी का कि इंडिया में डिजिटल करेंसी को गवर्नमेंट करेंसी के रूप में लाया जाए। ठीक है, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ जो इस पे काम कर रही है वो इसको दो भाग में बांट दे रही है, दो सेगमेंट्स में बांट रही है, होलसेल एंड रिटेल सेगमेंट। अभी होलसेल सेगमेंट क्या हुआ कि बैंक टू बैंक पेमेंट है, बैंक टू आरबीआई ट्रांजैक्शंस है, तो वो होलसेल में आएंगे। और रिटेल मतलब जो आम जनता के जो पेमेंट्स होंगे, जो आम जनता जो ट्रांजैक्शंस करेगी, वो रिटेल सेगमेंट में आएगी। तो RBI is working towards phased implementation strategy and examining use cases which could be implemented with little or no disruption। तो इसमें डिसरप्शन की जो संभावना है, जो हमने अभी डिस्कस की थी पहले, तो उसको देखते हुए RBI जो है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन सुन रही है। और मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कहा गया कि हो सकता है कि RBI विल स्टार्ट विथ होलसेल एंड देन स्लोली कम टू रिटेल। तो रिटेल में अभी टाइम लग सकता है, हो सकता है RBI होलसेल से शुरू करे, मतलब बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक टू RBI ट्रांजैक्शन में डिजिटल करेंसी स्टार्ट हो जाए। तो इसमें जो है, जो आरबीआई के जो अभी भी सवाल हैं कि दे शुड बी यूज्ड इन रिटेल पेमेंट्स, ऑल्सो इन होलसेल पेमेंट्स, वेदर दे शुड बी यूज्ड, इस पर अभी चल रहा है। मतलब ये सब सवाल हैं जिनके अब जवाब धीरे धीरे फाइनल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हो या सेंट्रलाइज्ड लेजर हो, लेकिन इसमें आपने अगर देखा होगा बजट में, तो ऑलरेडी कहा जा रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे है, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे ही फाइनलाइज हो रहा है। इसके अलावा वैलिडेशन मैकेनिज्म वेदर टोकन बेस्ड और अकाउंट बेस्ड, तो किस मैकेनिज्म से इसको वैलिडेट किया जाए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर वेदर डायरेक्ट इशुएंस बाय आरबीआई और थ्रू बैंक्स, कैसे इस डिजिटल करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और डिग्री ऑफ एनोनिमिटी, मतलब ये करेंसी जैसे नॉर्मली तो करेंसी क्या होता है, इसमें एनोनिमिटी बहुत होती है। मेरे पास 500 रुपया है, मैंने किसी को दिया तो कहीं नाम वाम थोड़ा लिखा जाता है कि हाँ संजय तिवारी ने इनको दिया।
लेकिन यहाँ तो डिजिटल करेंसी में तो रिकॉर्ड होगा, तो किस तरह से उसमें कितने हद तक इसमें एनोनिमिटी रखा जाए, गुमनामी मतलब नाम छुपा के और ट्रांजैक्शंस हो सके, इसमें क्या कितने डिग्री तक इसको अलाउ किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आरबीआई, तो आरबीआई कुड लॉन्च प्री फंडेड वॉलेट, तो ये जो है अगर रिटेल में आएगा तो इस तरह से आ सकता है। So that's all my dear friends, thank you very much for watching this video. And friends, my request to all of you, if you like the videos, please press the like button, and also please share the video with your friends so that they can also benefit. And please subscribe to the channel. Thank you very much.